So today's topic of discussion is H. pylori gastritis. तो एच पायलोरी गैस्ट्राइटिस मतलब हेलिकोबैक्टर गैस्ट्राइटिस डिस्कस करने के पहले आपको क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो गैस्ट्राइटिस का सिंपल मीनिंग आपको पहले ही पता होगा कि आइटिस, कहीं भी अगर आइटिस वर्ड होता है तो उसका मतलब होता है आपका इन्फ्लेमेशन। तो गैस्ट्राइटिस का सिंपल मीनिंग होता है कि गैस्ट्रिक म्यूकोजा का जब इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको हम लोग गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। तो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस जो होता है वो पर्टिकुलरली दो तरह का होता है आपको, तो एक तो टाइप बी हो जाएगा और टाइप ए हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हैं, टाइप ए फॉर ऑटो इम्यून याद रखिए और बी फॉर बैक्टीरियल। तो बैक्टीरियल में ही आपका जो होता है एच पायलोरी गैस्ट्राइटिस आता है। तो याद रखिएगा क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस का मोस्ट कॉमन काउज जो होता है वो एच पायलोरी गैस्ट्राइटिस आ जाएगा। तो एच पायलोरी गैस्ट्राइटिस जो होता है का मोस्ट मतलब कि क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस का मोस्ट कॉमन काउज क्या हो जाएगा, एच पायलोरी गैस्ट्राइटिस। 90% ऑफ द केसेज आपको एच पायलोरी गैस्ट्राइटिस का मिल जाएगा, जबकि ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस जो होता है वो 10% ऑफ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस होता है। बट इन दोनों के अलावा अलग मतलब और भी कॉजेज होते हैं क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस का, जैसे कि रेडिएशन इंजरी हो सकता है, क्रॉनिक बाइल रिफ्लक्स हो सकता है, मैकेनिकल इंजरी एंड सिस्टेमिक डिजीज। सिस्टेमिक डिजीज में आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज मिल जाएगा, और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में आपको दो होता है, क्रोन डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो क्रोन डिजीज आपका क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस कर सकता है, एमाइलोडोसिस भी कर सकता है। बट ये सब जो होता है ये रेयर कॉज है। तो दो चीज आपको पता होना चाहिए, वो है एच पायलोरी गैस्ट्राइटिस और दूसरा ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस। तो एच पायलोरी गैस्ट्राइटिस इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे और ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले एच पायलोरी गैस्ट्राइटिस का हम लोग देख लेते हैं कि ओरिएंटेशन क्या रहने वाला है। तो एच पायलोरी गैस्ट्राइटिस को हम लोग सबसे पहले हम लोग ओरिएंटेशन देखने वाले हैं। ओरिएंटेशन के बाद हम लोग रिस्क फैक्टर देखेंगे, रिस्क फैक्टर के बाद पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस के बाद मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में हम ग्रॉस देखेंगे, जब एंडोस्कोपी करेंगे हम लोग गैस्ट्रिक म्यूकोसा को तो कैसा दिखेगा, और माइक्रोस्कोपी मतलब हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कैसे में क्या रहेगा, क्लिनिकल फीचर की पेशेंट आपके पास कैसे आएगा, एंड अल्टीमेटली डायग्नोसिस आप कैसे करिएगा एच पायलोरी गैस्ट्राइटिस के पेशेंट का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो एपिडेमियोलॉजी में जो मिलेगा, तो एपिडेमियोलॉजी में आपको याद रखना है कि सबसे पहले आप जान लीजिए कि एच पायलोरी कैसा होता है। तो एच पायलोरी जो होता है ये एक ग्राम नेगेटिव बैसिलाई है। क्या है? ग्राम नेगेटिव बैसिलाई है, और इसमें यूनिपोलर फ्लैजेला मिलता है। तो फ्लैजेला क्या होता है? यूनिपोलर का मतलब कि एक पोल पे आपका एक एंड पे बहुत सारे फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे आपका एच पायलोरी का। और दूसरा ये नॉन स्पोरिंग कर्वीनीलियर बैक्टीरिया होता है, इसका मतलब कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है। तो ये जनरल फीचर है आपके लिए, मतलब एक इंफॉर्मेशन का है, अगर आपको याद रहेगा तो अच्छा बात है। नेक्स्ट जो होता है आप एपिडेमियोलॉजी देख लेते हैं। तो एपिडेमियोलॉजी में जो होता है सबसे, ये तो आपको पहले ही बोले थे, इट इज मोस्ट कॉमन काउज। ये जो होता है ये मोस्ट कॉमन काउज है किसका? क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस का। एंड ह्यूमंस जो होते हैं वो ओनली होस्ट होता है। तो एच पायलोरी का जो एकमात्र होस्ट है वो ह्यूमंस होते हैं। दूसरा जो जब भी इन्फेक्शन, मतलब हम लोग में इन्फेक्शन, ह्यूमंस में ये इन्फेक्शन कैसे आएगा, तो ये जो रूट ऑफ इन्फेक्शन जो होता है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है वो आपका आएगा फीको ओरल रूट से, मतलब कॉन्टामिनेटेड फूड से आएगा। तो कहाँ से ये आपका जो आपको इन्फेक्शन कहाँ से लगेगा? तो एच पायलोरी का इन्फेक्शन जो होता है कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर से ही आपको लग सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। तो मतलब फीको ओरल रूट से आ सकता है। देन एपिडेमियोलॉजी के बाद हम लोग को रिस्क फैक्टर देखना है। तो रिस्क फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो होता है वो एज हो जाता है। तो यहाँ पे एज आप देख सकते हैं कि 60 ईयर्स ऑफ एज से अगर ज़्यादा है तो ये एच पायलोरी गैस्ट्राइटिस का एक रिस्क फैक्टर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ता है आपका एच पायलोरी गैस्ट्राइटिस होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो अगर कोई एज लेस देन 10 ईयर्स है तो वहाँ पे एच पायलोरी गैस्ट्राइटिस होने का चांसेस बहुत ही कम है, अनकॉमन है। अगर वही 18 to 30 ईयर्स के बीच में किसी इंडिविजुअल का उम्र है तो 10% चांस है कि उसमें एच पायलोरी गैस्ट्राइटिस हो सकता है। वहीं अगर 65 ईयर्स से वो ऊपर चला गया तो उसमें 50% चांस है। तो आप देख सकते हैं कि 60 ईयर्स के ज़्यादा आपका कितना ज़्यादा परसेंटेज बन रहा है एच पायलोरी गैस्ट्राइटिस का। दूसरा जो है कि पुअर्टी के जो पुअर पीपल हैं वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है एच पायलोरी गैस्ट्राइटिस। लेकिन क्यों? आपको पहले ही बताए थे कि जो एच पायलोरी गैस्ट्राइटिस का ट्रांसमिशन जो होता है वो फीको ओरल रूट से होता है, जो कि कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, और पुअर्टी में पुअर सैनिटेशन की वजह से चांसेस होता है कॉन्टामिनेशन का। दैट्स वाई इट इज़ मोर कॉमन इन पुअर्टी, और रूरल एरियाज में भी ज़्यादा कॉमन है, रिस्क फैक्टर वो बन जाता है। ठीक है। और आप अगर पैथोजेनेसिस पढ़ रहे हैं तो पैथोजेनेसिस पढ़ने के टाइम आपको 3 चीज़ पता होना चाहिए। एक तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा विरुलेंस फैक्टर पढ़ना होगा, किसका? एच पायलोरी का विरुलेंस फैक्टर पढ़ना होगा। विरुलेंस फैक्टर के बाद आपको मैकेनिज्म पढ़ना होगा कि हाउ एक्चुअली जो होता है आपका एच पायलोरी कैसे डैमेज करेगा स्टोमक को। और लास्टली जो है आपको होस्ट फैक्टर पढ़ना है। ठीक है। तो आप को ऐसे पढ़िएगा तो आप ऐसे आंसर जब लिखिएगा तो आपको अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं।
तो सबसे पहले पैथोजेनेसिस में आपको क्या पढ़ना है, विरुलेंस फैक्टर। तो विरुलेंस फैक्टर अगर आप डायग्रामेटिकली बना दे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम डायग्रामेटिकली आपको समझा देते हैं, तो आप ये देख सकते हैं, और अगर आप ये डायग्राम एग्जाम में बनाएंगे तो आपको अच्छा स्कोर होगा। तो ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया है। तो एच पाइलोरी बैक्टीरिया का सबसे पहला विरुलेंस फैक्टर जो है फ्लैजिला, और फ्लैजिला क्या प्रोवाइड करता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है किसको, एच पाइलोरी को, और ये हेल्प करता है बैक्टीरिया को स्विम करने में, किसमें, विस्किड म्यूकस में, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली वहाँ म्यूकस में परसिस्टेंस वहाँ पे रहने में ये हेल्प करता है एच पाइलोरी को। दूसरा जो होता है वो यूरियस एंजाइम प्रोड्यूस। तो एच पाइलोरी जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, यूरियस एंजाइम प्रोड्यूस करता है, और यूरियस एंजाइम जो होता है वो यूरिया को कन्वर्ट करता है एमोनिया में, एमोनिया और CO2 में। तो एमोनिया जो होता है, ये एमोनिया क्या करेगा, गैस्ट्रिक म्यूकोजा में जो एसिडिक पीएच होता है स्टोमक को, उसको न्यूट्रलाइज करेगा, और ये जो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द पीएच जो होता है वो बैक्टीरियल सर्वाइबिलिटी को बढ़ाता है। बैक्टीरियल मोर सर्वाइवल होगा अगर वो बेसिक पीएच होगा, या पीएच मतलब कि एसिडिक पीएच में नहीं, बेसिक पीएच में ज़्यादा सर्वाइवल रहता है। एंड ये जो होता है टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करता है। तो दो तरह का टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, एक तो कैगे एंड वैके। जो कैगे टॉक्सिन होता है वो आपका साइटोस्केलेटल रीअरेंजमेंट करवाता है, और दूसरा प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन का रिलीज करवाता है। तो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन क्या करवाएगा, इन्फ्लेमेशन करवाएगा। तो ये दो चीज करवाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो बॉडी ऑफ स्टोमक में एट्रोपी और मेटाप्लेजिया करता है। क्या करता है, एट्रोपी और मेटाप्लेजिया करता है। तो जो, और आपको पता ही होगा कि जहां कहीं भी अगर इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया होता है तो वो प्रोन होता है किसके लिए, एडिनोकार्सिनोमा के लिए। एंड अदर टॉक्सिन जो होता है वो वैके होता है, और वैके टॉक्सिन जो होता है वो वैक्यूल फॉर्म करता है। देख सकते हैं आप, ये वैक्यूल फॉर्म करता है किसमें, सेल्स में, एपिथेलियल सेल्स में, गैस्ट्रिक म्यूकोजा का, और ये एपोप्टोसिस करवाता है। तो ये है विरुलेंस फैक्टर ऑफ एच पाइलोरी। अगर आप ये डायग्राम बना दे एग्जाम में तो आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, मार्क्स स्कोरिंग रहेगा। तो यहाँ पे आप थ्योरी में आप देख सकते हैं कि जो एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस जो होता है, विरुलेंस फैक्टर क्या हो गया, एक तो फ्लैजिला हो गया। फ्लैजिला क्या करता है, मोटिलिटी देता है। दूसरा आपका यूरियस है, और यूरियस क्या करता है, आपका बफर करता है गैस्ट्रिक एसिड को। बैक्टीरियल एडेसिन है, बैक्टीरियल एडेसिन क्या करता है, सरफेस एपिथेलियल सेल से बाइंड करने में हेल्प करेगा। और दो टॉक्सिन होता है, कैगे और वैके। कैगे जो होता है आपका साइटोस्केलेटल रीअरेंजमेंट और प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन का रिलीज करवाता है। वैके वैक्यूल फॉर्मेशन और एपोप्टोसिस करवाता है। तो ये हो गया विरुलेंस फैक्टर। अब विरुलेंस फैक्टर पढ़ने के बाद आप लोग को मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि मैकेनिज्म क्या है, आपका डैमेज का कैसे डैमेज करेगा। तो मैकेनिज्म में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज द मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म जो होता है, तो आपको पता ही होगा कि स्टोमक का डिफरेंट पार्ट्स होता है। एक तो कार्डियक पार्ट हो गया, फंडस पार्ट, बॉडी पार्ट, एंड एंट्रम एंड पैरोलस पार्ट। तो एच पाइलोरी इन्फेक्शन जो होता है वो सबसे कॉमन कहाँ पे होता है, आपका एंट्रम में सब मोस्ट कॉमन होता है। तो जब एच पाइलोरी इन्फेक्शन एंट्रम में होता है तो वो गैस्ट्रिन प्रोडक्शन करवाएगा। तो क्या करेगा, गैस्ट्रिन का प्रोडक्शन। आप पता होगा गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है, ये गैस्ट्रिन हार्मोन ये पैरिएटल सेल को स्टिमुलेट करता है। पैरिएटल सेल का एक और नाम है ऑक्सेंटिक सेल। तो पैरिएटल सेल को स्टिमुलेट करेगा किस चीज़ के लिए, एसिड प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एच पाइलोरी क्या करवाएगा आपको, ये एच पाइलोरी आपको करवाता है गैस्ट्रिन प्रोडक्शन। गैस्ट्रिन प्रोडक्शन, जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है वो पैरिएटल सेल को का मास को या उसको स्टिमुलेट करता है, जिससे एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो इंक्रीज एसिड प्रोडक्शन जो होता है वो मोर प्रोन है किसके लिए, पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए। तो ये पेप्टिक अल्सर डिजीज कहाँ पे, एंट्रम में पेप्टिक अल्सर डिजीज करवाता है। तो ये मैकेनिज्म है। तो वहीं पे जब, और एच पाइलोरी इन्फेक्शन जो होता है बॉडी और फंडस में वो लेस कॉमन है। यहाँ पे ये लेस कॉमन है, बट हो सकता है, ऐसा बात नहीं है नहीं हो सकता। लेस कॉमन का मतलब नहीं होता कि नहीं हो सकता, बट हो सकता है, बट लेस कॉमन है। तो यहाँ लॉन्ग स्टैंडिंग गैस्ट्राइटिस करवाएगा। तो अगर ये लॉन्ग स्टैंडिंग गैस्ट्राइटिस रह गया तो यहाँ पे ये दो चीज़ करवाएगा। एक तो एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस मतलब गैस्ट्रिक म्यूकोजा का एट्रोपी, एंड वहाँ पे इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया करता है। और मेटाप्लेजिया का मतलब आपको पता होगा कि चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ सेल इनटू अनदर टाइप ऑफ सेल। तो यहाँ पे इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया करवाएगा। और आपको पता होगा कि इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया जो होता है वो इंक्रीज रिस्क है किस चीज़ के लिए, एडिनोकार्सिनोमा के लिए। तो ये अगर बॉडी और फंडस में रहा तो ये क्या करवाता है, इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया करवाता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। उसी के साथ ये दूसरा चीज पैरिएटल सेल मास को डिक्रीज करता है बॉडी और फंडस में, एसिड प्रोडक्शन कम करता है, और डिक्रीज रिस्क होता है पेप्टिक अल्सर। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर एच पाइलोरी इन्फेक्शन एंट्रम में हुआ तो पेप्टिक अल्सर डिजीज का रिस्क बढ़ेगा, जबकि अगर एच पाइलोरी इन्फेक्शन बॉडी और फंडस में रहा तो पेप्टिक अल्सर डिजीज का रिस्क कम होगा।
तो आफ्टर आप अब तो यहाँ पे पैथोजेनेसिस में विरुलेंस फैक्टर पढ़ लिए, उसके बाद मैकेनिज्म पढ़ लिए, मैकेनिज्म के बाद हम लोग को होस्ट फैक्टर देखना है। तो होस्ट फैक्टर में आपको याद रखना है कि होस्ट फैक्टर क्या हो जाएगा, तो होस्ट फैक्टर में कुछ इंडिविजुअल में जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से वहाँ पे अगर इंक्रीज्ड एक्सप्रेशन मिल रहा है किसका, इंटरल्यूकिन 1b का और टीएनएफ जीन का ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जीन का अगर इंक्रीज एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है और डिक्रीज्ड एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है इंटरल्यूकिन 10 का, तो ये क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के लिए मोर प्रोन है। तो इंक्रीज एक्सप्रेशन किसका, इंटरल्यूकिन 1b और टीएनएफ जीन का, और डिक्रीज एक्सप्रेशन मिल रहा है इंटरल्यूकिन 10 का, तो वहाँ पे क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो पैथोजेनेसिस में आपको 3 चीज़ पता होना चाहिए, एक तो विरुलेंस फैक्टर, मैकेनिज्म, होस्ट फैक्टर। तो ये तीनों अगर आप लिखते हैं आंसर में तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब पैथोजेनेसिस के बाद आपको मॉर्फोलॉजी समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब मॉर्फोलॉजी में आप कैसे कीजिएगा, तो ग्रॉस फीचर देखने के लिए आप एंडोस्कोपी कीजिएगा। तो एंडोस्कोपी करने पे आपको पता होगा, और हाँ एक बात और कि एच पायलोरी जो होता है आपको बोले कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, वो एंट्रम में, तो वहाँ पे से भी ये म्यूकोजा में, सुपरफिशियल म्यूकोजा में मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा जो होता है, जो म्यूकोजा जो रहता है ना, वो कैसा रहेगा आपका, वो इरेदेमेटस होगा, मतलब इरेदेमेटस का मतलब वो सराउंडिंग एरिया से मोर रेडिश इन कलर होगा, ठीक है। और कभी कभी कोर्स और नोडुलर स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर सकता है, ठीक है। एंड आफ्टर ग्रॉस एंडोस्कोपी में आपको ग्रॉस फीचर देखने के बाद आप वहां से एंडोस्कोपी बायोप्सी सैंपल लेते हैं, जिसके लिए आप बायोप्सी सैंपल का हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन कीजिएगा। तो माइक्रोस्कोपी में आपको तो सबसे पहला पॉइंट वही है कि एच पायलोरी इन्फेक्शन एंट्रम में मोस्ट कॉमन है, और गैस्ट्रिक बायोप्सी करेंगे जब आप उसका, तो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म दिखेगा। तो ऑर्गेनिज्म कैसे दिखेगा, तो वहाँ पे हम लोग स्पेशल स्टेन यूज़ करते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म आपको दिखता है। बट यहाँ पे हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन में आपको 3 फीचर याद होना चाहिए। एक तो सबसे पहले जो होता है न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलेगा। न्यूट्रोफिल्स कहाँ देखने को मिलेगा, न्यूट्रोफिल्स आपका इंट्रा एपिथेलियल न्यूट्रोफिल्स, मतलब इंट्रा मीन्स विद इन एंड एपिथेलियम, तो एपिथेलियम के अंदर आपको न्यूट्रोफिल्स मिलेगा, और ल्यूमिनल मतलब ल्यूमेन्स में, किसका ल्यूमेन में, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और गैस्ट्रिक पीट्स का ल्यूमेन में न्यूट्रोफिल मिलेगा। तो न्यूट्रोफिल 2 जगह आपको मिलेगा, एपिथेलियम के अंदर और गैस्ट्रिक पीट और ग्लैंड के अंदर आपको न्यूट्रोफिल देखने को मिलेगा। जो कि अगर न्यूट्रोफिल जो होता है वो क्या है, इन्फ्लेमेटरी सेल है, और ये न्यूट्रोफिल जो होता है एब्सेस फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, पीट एब्सेस फॉर्म करेगा, ठीक है। तो पहला फीचर जो होता है इंट्रा एपिथेलियल ल्यूमिनल एंट्रो न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको प्लाज्मा सेल देखने को मिलेगा, सब एपिथेलियल मतलब बिलो एपिथेलियम, और बिलो एपिथेलियम के नीचे आपको क्या मिलता है, लैमिना प्रोप्रिया। तो यहाँ पे आपको लैमिना प्रोप्रिया में, मतलब वही सब एपिथेलियल बिलो एपिथेलियम दैट इज लैमिना प्रोप्रिया में प्लाज्मा सेल्स देखने को मिलेगा। और प्लाज्मा सेल्स देखने को मिलेगा, प्लाज्मा सेल्स के साथ आपको लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल भी रहेगा। तो यहाँ पे आप निमोनिक से याद रख सकते हैं, LMN से, ठीक है। तो ये, और तीसरा फीचर जो है आपका एक लिम्फॉइड एग्रीगेट देखने को मिलेगा, जो लिम्फॉइड एग्रीगेट्स के साथ ही साथ कुछ जर्मिनल सेंटर भी कुछ केसेस में मिलता है। और ये लिम्फॉइड एग्रीगेट को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर गैस्ट्रिक स्टोमक म्यूकोसा में मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। तो अगर गैस्ट्रिक म्यूकोसा में आपको लिम्फॉइड एग्रीगेट मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। और ये माल्ट के पास एक पोटेंशियल होता है कि वो गैस्ट्रिक लिम्फोमा फॉर्म कर सके, और गैस्ट्रिक लिम्फोमा को ही हम लोग माल्टोमा बोलते हैं। और इससे पहले आपको बता दिए थे कि एच पायलोरी जो होता है वो गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा कर सकता है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये गैस्ट्रिक लिम्फोमा कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट MCQ बन जाता है कि एच पायलोरी गैस्ट्राइटिस जो है वो गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा भी कर सकता है और गैस्ट्रिक लिम्फोमा भी कर सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है आपका एच पायलोरी गैस्ट्राइटिस का, वो क्या होता है आपका सिल्वर स्टेन यूज करते हैं हम लोग। कौन सा स्टेन यूज करते हैं, सिल्वर स्टेन, जिसका नाम होता है वार्थिन स्टारी स्टेन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सब जो है दीज आर द ये सब जो होता है आप लोग, ये जो लाइन रॉड शेप जो दिख रहा है, ये सब आपको क्या है, बैक्टीरिया दिख रही है। तो ये जब हम लोग गैस्ट्रिक बायोप्सी का हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन विद वार्थिन स्टारी स्टेन जब हम लोग यूज करेंगे, जो कि एक तरह का सिल्वर स्टेन है, तो यहाँ पे आपको बैक्टीरिया शो करेगा, ठीक है। ये आपको अब रॉबिन्स में डायग्राम मिल जाएगा, तो वहां पे आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा आपको माइक्रोस्कोपी हम 3 चीज आप लोगों को याद करने बोले थे, जो कि एक सबसे पहला क्या था कि इंट्रा एपिथेलियल न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलेगा। दूसरा आप लोगों को बोले थे कि प्लाज्मा सेल्स, सब एपिथेलियल प्लाज्मा सेल्स मिलेगा। और तीसरा पॉइंट बोले थे लिम्फॉइड एग्रीगेट। आपको ये माइक्रोस्कोप में तीनों चीज आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि ये आपका क्या हो गया, ये एपिथेलियम लेयर हो गया, ये आपका क्या है, ये एपिथेलियम लेयर है। तो इस एपिथेलियम लेयर में ये जो दीस आर द न्यूट्रोफिल्स, ये जो ब्लूइश डॉट दिख रहा है ना आपको, ये इंट्रा एपिथेलियम न्यूट्रोफिल दिख रहा है, एपिथेलियम के अंदर न्यूट्रोफिल का इन्फिल्ट्रेशन मिलेगा। तो ये पहला पॉइंट आपको माइक्रोस्कोपी मिलेगा। नेक्स्ट जो आपको देखने को मिलेगा जो कि इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये आपका एपिथेलियम हो गया, और ये बिलो एपिथेलियम बोले थे आपको क्या बोलते हैं, सब एपिथेलियल प्लाज्मा सेल्स देखने को मिलेगा, सब एपिथेलियल प्लाज्मा सेल्स देखने को मिलेगा, ये ना बोले थे। तो यहाँ पे आपको ये एपिथेलियम, बिलो एपिथेलियम, ये जो आपको एरियाज है, दीज आर द एरियाज, ये आपको दीज आर द प्लाज्मा सेल्स है, ये क्या आपका सब एपिथेलियल प्लाज्मा सेल्स है। और साथ में आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि ये जो दिस एरिया, ये जो एरिया है, ये आपका लिम्फॉइड एग्रीगेट है। क्या है आपका, ये लिम्फॉइड एग्रीगेट है, जिसको हम लोग माल्ट भी बोलते हैं, MALT बोलते हैं, जिसको म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, जो कि गैस्ट्रिक लिम्फोमा फॉर्म कर सकता है। तो आपको तीन चीज याद रखना है, एक तो ये इंट्रा एपिथेलियल न्यूट्रोफिल्स, दूसरा सब एपिथेलियल प्लाज्मा सेल्स, और तीसरा जो होता है लिम्फॉइड एग्रीगेट। ये तीन फीचर आपको माइक्रोस्कोपी में याद होना चाहिए, और वार्थी स्टार स्टेन जब करेंगे तो हम लोग को बैक्टीरिया दिख जाएगा ऐसा, ठीक है। तो इसी के साथ ये माइक्रोस्कोपी खत्म होता है, और माइक्रोस्कोपी के बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसका क्लिनिकल फीचर क्या हो जाएगा आपका एच पायलोरी गैस्ट्राइटिस का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एच पायलोरी गैस्ट्राइटिस का क्लिनिकल फीचर, मतलब कि आपके पास जो पेशेंट आएगा वो आपके पास क्या कंप्लेन लेके आएगा कि उसको क्या दिक्कत है। तो वो सबसे पहले नोजिया का, उसका मोस्ट कॉमन कंप्लेन तो नोजिया रहेगा। दूसरा अपर एब्डोमिनल पेन, मोस्ट कॉमनली एपिगैस्ट्रिक रीजन, मतलब अम्बलिकस के ऊपर रहता है इसका पेन, ठीक है। दूसरा, कुछ केसेस में अगर वो माइल्ड रहा, मतलब अभी एच पायलोरी का इन्फेक्शन स्टार्ट ही हुआ है, तो एसिम्प्टोमेटिक भी रह सकता है कुछ डिकेट्स, मतलब दसों साल तक एसिम्प्टोमेटिक भी ऐसा पेशेंट रहा जो 10 साल तक एसिम्प्टोमेटिक रहा है। दूसरा, अगर पेशेंट अनट्रीटेड रहा, मतलब पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं हुआ, वो ट्रीटमेंट नहीं करवाया, तो वहाँ पे परफोरेशन हो सकता है, और परफोरेशन की वजह से ब्लीडिंग और पेरिटोनाइटिस हो सकता है। एंड और एक पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वाला जो होता है एमसीक्यू में पूछते हैं कि एच पायलोरी गैस्ट्राइटिस जो है वो रिस्क फैक्टर है किस किस चीज़ का। एक तो पेप्टिक अल्सर डिजीज का, दूसरा आपका गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा का, एंड गैस्ट्रिक लिम्फोमा का। तो तीन चीज़ के लिए, पेप्टिक अल्सर डिजीज, गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा, गैस्ट्रिक लिम्फोमा के लिए रिस्क फैक्टर है। एंड क्लिनिकल फीचर देखने के बाद हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग मतलब कि डायग्नोसिस देख ले कि हाउ विल यू डायग्नोस, लैबोरेटरी डायग्नोसिस क्या हो जाएगा। तो ये आपको पूछते हैं हमेशा, कि यही इंपॉर्टेंट भी है आपका, क्योंकि ये आपका एग्जाम, यूनिवर्सिटीज़ एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो आपको लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो आपको दो तरह से पढ़ना है, एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट और इन्वेजिव टेस्ट। तो नॉन इन्वेजिव टेस्ट में आपको सिर्फ नाम याद रख लेना है, इसको डिटेल में जानने का जरूरत नहीं है। एक तो यूरिया ब्रेथ टेस्ट, यूरिया ब्रेथ टेस्ट। तो यूरिया ब्रेथ टेस्ट जो होता है वो आप माइक्रोबायोलॉजी में डिटेल में पढ़िएगा, बट फिर भी हम बता देते हैं कि यूरिया ब्रेथ टेस्ट में पेशेंट को हम लोग यूरिया सॉल्यूशन ड्रिंक करने बोलते हैं, और यूरिया सॉल्यूशन जो रहता है उसमें कार्बन 13 लेबल रहता है, ठीक है। और आपको पता होता है कि अगर एच पायलोरी का इन्फेक्शन है किसी को, एच पायलोरी का इन्फेक्शन अगर है किसी को, तो वो यूरियस प्रोड्यूस करेगा, और यूरियस जो होता है यूरियस को तोड़ देता है, और क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है, और क्या बनाता है, CO2 बनाता है। और क्योंकि हम लोग जो यूरिया सॉल्यूशन पिलाए थे पेशेंट को, उसमें कार्बन क्या है, लेबल्ड है, तो वो 13 कार्बन है। तो ये कार्बन यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो होता है इसको हम लोग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये है यूरिया ब्रेथ टेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूरिया ब्रेथ टेस्ट देख सकते हैं। तो ये यूरिया ब्रेथ टेस्ट से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि एच पायलोरी का इन्फेक्शन क्या है। फीकल एंटीजन ऐसे करते हैं, मतलब जब भी एच पायलोरी का इन्फेक्शन होगा तो वो एच पायलोरी जो होता है वो आपका स्टूल में आना शुरू हो जाएगा, और उस एंटीजन को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं किससे, PCR से, ठीक है। और लास्ट जो होता है हम लोग एंटीबॉडी डिटेक्ट कर सकते हैं, IgG और IgA, तो किससे, एलाइजा से डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो होता है, अगर ये सेरोलॉजिक टेस्ट एंटीबॉडी डिटेक्शन पॉजिटिव आया तो उसके बाद हम लोग इन्वेजिव टेस्ट करते हैं। इन्वेजिव टेस्ट में आप क्या करेंगे, एंडोस्कोपी करेंगे, और एंडोस्कोपी में जो ग्रॉस फीचर था, जो कि आपको म्यूकोजा जो होता है वो मतलब कि म्यूकोजा एरिथेमेटस मिलेगा, जो कि हम लोग पहले ही आपको बता दिए हैं इसी वीडियो में, तो आप चाहें तो बैक करके देख सकते हैं। और एंडोस्कोपी करने के बाद हम लोग बायोप्सी के सैंपल लेते हैं वहाँ से डिटेक्ट करने के लिए, हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन के लिए। तो वो जो बायोप्सी सैंपल लेंगे तो उसमें रैपिड यूरियस टेस्ट करेंगे। तो रैपिड यूरियस टेस्ट में भी सेम मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन लेते हैं, तो इस सॉल्यूशन या ब्रॉथ कर लीजिए, उसमें यूरिया रहता है और एक pH इंडिकेटर रहता है। और आपको पता है कि अगर एच पायलोरी इन्फेक्शन रहा तो वो क्या बनाएगा, यूरियस, और यूरियस क्या प्रोड्यूस करता है, यूरिया को कन्वर्ट करता है NH3 में। तो सॉल्यूशन में क्या है, यूरिया है, तो वो कन्वर्ट कर देगा NH3 में और CO2 में। और ये NH3 जो एमोनिया जो होता है वो क्या होगा आपका,
जो हम लोग इंडिकेटर पीएच इंडिकेटर लाइक हम लोग फिनोप्थिलीन यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, पीएच इंडिकेटर जो यूज़ करते हैं वो इसको डिटेक्ट कर लेगा, वो क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा और कलर चेंज को शो करेगा और रेड कलर का शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कलर चेंज मिल रहा है तो आप बोल सकते हैं कि वहाँ पे एच पाइलोरी इन्फेक्शन है। तो एक तो यूरिया ब्रेड टेस्ट हो गया, फीकल एंटीजन डिटेक्शन हो गया, सेरोलॉजिकल टेस्ट हो गया, एंडोस्कोपी करेंगे, एंडोस्कोपी के बाद बायोप्सी सैंपल में हम लोग रैपिड यूरियस टेस्ट कर सकते हैं और गैस्ट्रिक बायोप्सी में हम लोग हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन में हम लोग स्टेन यूज़ करते हैं, स्पेशल स्टेन्स। तो जैसे आपको पता होगा कॉमनली क्या यूज़ होता है, एचएनई स्टेन। तो एचएनई स्टेन के जगह यहाँ पे हम लोग स्पेशल स्टेन यूज़ करते हैं। तो दो स्टेन होता है, एक तो नॉन सिल्वर स्टेन और सिल्वर बेस स्टेन। तो नॉन सिल्वर स्टेन में आपका जिएमसा स्टेन और एक्रिडीन ऑरेंज हो जाएगा। बट आपको अगर ये भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका वार्थिन स्टारी सिल्वर स्टेन जो होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अगर आपसे पूछा जाए कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है आपका एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस का चेक करने के लिए, तो वो आपका हो जाएगा वार्थिन स्टारी स्टेन हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन विथ वार्थिन स्टारी स्टेन इज गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। और वार्थिन स्टारी स्टेन के अलावा कोई अगर सिल्वर स्टेन है तो स्टेनर स्टेन होता है, इसके अलावा भी होता है, बट दीज आर द इम्पोर्टेंट जो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद वही एमसीक्यू के लिए लिखा गया कि गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ एच पाइलोरी इज द हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन विथ वार्थिन स्टारी स्टेन। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है यहाँ पे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। If you have any query questions related to this topic, you can ask in the comment section. And if you like the video, please don't forget to subscribe the channel as it will give us motivation to make more such videos. Thank you. Have a nice day.